नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एस्ट्रो ज्योतिषा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये समझने का प्रयास किया कि मानव चेतना और वैश्विक चेतना आपस में कनेक्टेड है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आर कनेक्टेड। हमने कहा था कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। उसी कनेक्शन को हमारे ऋषियों ने ज्योतिष के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। तो आइए आज से हम ज्योतिष के बेसिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष विज्ञान में सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट है कि जब किसी मनुष्य का जन्म हुआ, या यूं कहिए कि जब किसी मानव चेतना ने इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया, उस समय ब्रह्मांड का स्नैपशॉट कैसा था, ब्रह्मांड की झलक कैसी थी, और उस झलक को ज्योतिष में जन्म कुंडली के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो आइए अब हम एक सैंपल जन्म कुंडली को देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक जन्म कुंडली में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों, ये है एक सैंपल जन्म कुंडली। एक जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस। हर एक घर को हम भाव भी कहते हैं। तो ये है फर्स्ट हाउस। स्क्रीन आप देख रहे होंगे, दिस इज द फर्स्ट हाउस। यहां से हम गिनते हैं, ये है पहला घर, द फर्स्ट हाउस, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस घर का क्या महत्व है, किस घर का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये 12 घर होते हैं। जन्म कुंडली को समझने के लिए हमें ग्रहों का, नक्षत्रों का और राशियों का ज्ञान होना आवश्यक है। कुल 9 ग्रह होते हैं और इन 12 घरों में, इन 12 हाउसेस में, वे 9 ग्रह प्लेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आप देखें, ये जो पहला घर है इसमें शनि है, सैटर्न। ये 7वां घर है, यहाँ चंद्र है, मून है। आप देखें 9वें घर में 2 प्लैनेट्स हैं, 2 ग्रह हैं, सन है, वीनस है, सूर्य और शुक्र। 10वें घर में मरकरी है, केतु है, और 11वें घर में जुपिटर है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक घर किसी न किसी एक राशि का होता है। तो आप देखें, पहले घर में यहाँ कर्क है, दूसरे घर में सिंह राशि है, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, धनु, इस तरीके से 12 राशियां होती हैं। और कोई भी कुंडली आप देखें तो आप पाएंगे कि ये राशियां एक सीक्वेंस में होती हैं। अगर पहले घर में कर्क राशि है तो उसके बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये पूरा सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। यदि पहले घर में वृषभ है तो दूसरे घर में क्या हो जाएगा? मिथुन हो जाएगा। तीसरे घर में कर्क हो जाएगा। चौथे घर में कर्क के बाद राशि क्या है? सिंह राशि हो जाएगी। 12 राशियों का एक फिक्स सीक्वेंस है जो हमेशा सेम रहता है। तो जैसा कि हमने कहा कि जन्म कुंडली को समझने के लिए हमें ग्रह, राशि और नक्षत्रों को भी समझना पड़ता है। तो आइए एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि ग्रह, नक्षत्र और राशियां आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों, ये है राशि चक्र। आप देख रहे हैं कि इस राशि चक्र में कुल 12 राशियां हैं। पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। इन 12 राशियों का सीक्वेंस हमेशा सेम रहता है और हर एक राशि का स्वामी कोई ग्रह होता है। हर एक राशि को रूल करने वाला एक स्वामी होता है, एक ग्रह होता है। आइए पहले उसे हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, चंद्र कर्क पर रूल करता है। चंद्र कर्क राशि का स्वामी होता है।
मंगल को दो राशियां मिली हुई है, मेष और वृश्चिक। बुध को मिथुन और कन्या। इसी तरीके से धनु और मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति। शुक्र हैं वृषभ और तुला के। मकर और कुंभ के स्वामी हैं शनि। आइए अब फिर से चलते हैं राशि चक्र पर और समझते हैं कि राशियों में और नक्षत्रों में क्या संबंध है। तो दोस्तों, यदि हम पृथ्वी को एक केंद्र मान लें तो 360 डिग्री के स्पेस में 360 डिग्री की परिधि में ये राशियां पाई जाती हैं। तो हर एक राशि 30 डिग्री की हो गई। बड़ा आसान है, 360 डिग्री को यदि आप 12 से डिवाइड कर दें तो आएगा 30 डिग्री। तो हर एक राशि 30 डिग्री में, 30 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मेष 30 डिग्री में, वृषभ 30 डिग्री में, मिथुन 30 डिग्री में, कर्क 30 डिग्री में, सिंह राशि 30 डिग्री में, कन्या 30 डिग्री में। इसी तरीके से सारी राशियां 30-30 डिग्री में विभाजित हैं। आइए देखते हैं कि राशियों और नक्षत्रों में क्या संबंध है। तो दोस्तों, प्रत्येक राशि के 30 डिग्री के स्पेस में आपको कुछ फिक्स नक्षत्र दिखाई देते हैं। आइए हम सबसे पहले मेष राशि को देखते हैं। तो मेष राशि में जो पहला नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है। अच्छा, हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक राशि में 9 चरण पाए जाते हैं। तो मेष राशि में पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में होते हैं। अश्विनी के बाद अगला नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी के भी चारों चरण मेष राशि में होते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि एक राशि में 9 चरण होते हैं, तो भरणी के बाद अगला नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र का पहला चरण तो मेष में होता है और उसके शेष 3 चरण होते हैं वृषभ राशि में, जो कि अगली राशि है। तो वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के 3 चरण समाप्त होते ही अगला नक्षत्र होता है रोहिणी नक्षत्र। तो वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और उसके बाद 2 चरण मृगशिरा के होते हैं। इस तरीके से ये नक्षत्रों का चक्र चलता रहता है और हर एक राशि में कुछ न कुछ नक्षत्र होते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि हर एक राशि में 9 चरण होंगे। तो दोस्तों, पारंपरिक वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं। वैसे एक 28वां नक्षत्र भी होता है उत्तराषाढ़ा और श्रवणा के बीच में, जिसे कहते हैं अभिजीत नक्षत्र। परंतु नॉर्मल ज्योतिष की गणनाओं में हम लोग 27 नक्षत्र का ही प्रयोग करते हैं। हर एक नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह भी होता है। तो दोस्तों, सारांश ये है कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक राशि में 9 चरण होते हैं और एक चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट और 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट्स। तो दोस्तों, समरी ये है कि हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। उन 12 भावों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और 12 राशियां होती हैं। हर एक भाव में एक राशि होती है। ये हमारी 12 राशियां हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। हर एक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है। मेष का स्वामी होता है मंगल और वृश्चिक का स्वामी भी मंगल ही होता है। वृषभ का स्वामी होता है वीनस, शुक्र ग्रह बेसिकली। मिथुन जो है, मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों को एक एक राशियां मिली हैं। बाकी सारे ग्रहों को जो है 2-2 राशियां मिली है। राहु और केतु वैसे किसी ग्रह के स्वामी नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं पर इनको बोला जाता है कि केतु जो है वृश्चिक का स्वामी है और राहु जो है कुंभ का। परंतु नॉर्मल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में हम वृश्चिक का स्वामी मंगल को ही मानते हैं और कुंभ का स्वामी शनि को ही मानते हैं। इसी के हिसाब से हम अपनी गणनाएं करते हैं। तो हमारी जन्म कुंडली के
कौन से भाव हमारे जीवन के कौन कौन से एरियाज को प्रभावित करते हैं, या फिर कौन कौन सी राशियों का क्या क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे समझेंगे। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह का क्या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है या क्या फिर क्या चैलेंजिंग इन्फ्लुएंस है, उसके बारे में समझेंगे। ये हमारे 27 नक्षत्र हैं। हर एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं या 4 पद होते हैं। हर एक नक्षत्र का एक रूलिंग प्लैनेट होता है। हर एक नक्षत्र के अपने प्रभाव होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई जातक, कोई नेटिव श्रवण नक्षत्र में पैदा होता है, जब हम कहते हैं कि श्रवण नक्षत्र में पैदा होता है, इसका मतलब कि जब उस जातक का जन्म हुआ उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा था। तो कोई जातक यदि श्रवण नक्षत्र में पैदा होता है तो बाय डिफॉल्ट वो एक बहुत अच्छा लिसनर होगा, क्योंकि श्रवण का अर्थ होता है सुनना। मेरा जन्म स्वयं श्रवण नक्षत्र में ही हुआ है एंड आई नो आई एम ए वेरी गुड लिसनर। इसलिए किसी भी जन्म कुंडली के इंटरप्रिटेशन में नक्षत्रों का बहुत महत्व है। तो दोस्तों, आइए फिर से एक बार हम देखते हैं अपनी सैंपल जन्म कुंडली को। तो दोस्तों, ये है इस कुंडली का पहला घर, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कुंडली का पहला घर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कुंडली का पहला घर हमारे सेल्फ को इन्फ्लुएंस करता है। हमारा जीवन कैसा रहेगा, हम अपनी लाइफ कैसे बिताएंगे, ये हमारे पहले हाउस से पता लगता है। और दोस्तों, पहले हाउस को लग्न भी कहते हैं। तो मैं फिर बता दूं कि लग्न या पहला हाउस हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले हाउस में कौन सी राशि है? कर्क राशि है, कैंसर राशि है। तो पहले हाउस में कर्क राशि है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब इस जातक का जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में कर्क राशि उदित हो रही थी, इसलिए उसके लग्न में कर्क राशि है। और जैसे ही लग्न में कर्क राशि हो गई, तो जैसे कि हमने कहा था कि उसके बाद की राशियां फिक्स हो गई, क्योंकि राशियों का सीक्वेंस चेंज नहीं होता है, वो सीक्वेंस सेम रहता है। यदि यहाँ कर्क है तो अपने आप यहाँ पे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और आगे की राशियां हो जाएंगी। तो मैं फिर बता दूं कि जब इस जातक का जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में कर्क राशि उदित हो रही थी और शनि ग्रह कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहा था। उस समय राहु तुला राशि में था, चंद्र उस समय मकर राशि में थे, मंगल उस समय कुंभ में, सूर्य और शुक्र दोनों मीन राशि में थे। तो जब भी किसी कुंडली में, किसी भाव में दो ग्रह एक घर में होते हैं या यूं कहीं एक राशि में होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये युति हो गई। इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन हो गया, और कंजंक्शन का अपना प्रभाव होता है। उस समय बुध और केतु दोनों मेष राशि में थे, बृहस्पति वृषभ राशि में थे, और मिथुन राशि में कोई ग्रह नहीं था, सिंह राशि में कोई ग्रह नहीं था। तो ये ग्रहों की प्लेसमेंट हो गई। आइए अब देखें कि नक्षत्रों की क्या स्थिति थी। तो जैसा कि हमने बताया, जब इस जातक का जन्म हुआ उस समय कर्क राशि पूर्व दिशा में उदित हो रही थी, और इसलिए कर्क जो है वो लग्न राशि बन गई है। उस समय सूर्य, जैसे कि हमने देखा, सूर्य कहाँ पे हैं? सूर्य मीन राशि में है। तो सूर्य उस समय मीन राशि में थे और 28.78 डिग्री 48.78 डिग्री पे उस समय रेवती नक्षत्र में थे। तो जैसा कि हमने कुछ देर पहले देखा कि हर एक राशि में कई नक्षत्र होते हैं। मून यानी कि चंद्रमा उस समय मकर राशि में थे और श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण से ट्रांजिट हो रहे थे और 7वें घर में थे। अब देखें तो मैंने बोला आपको कि पहले घर में जो राशि होती है वो लग्न राशि हो जाती है, क्योंकि पहले घर को लग्न भी बोलते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट घर होता है जहां से हमारी जन्म राशि डिसाइड होती है, वो राशि है, वो घर है जहां पे चंद्रमा है। तो हमने देखा कि चंद्रमा यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पे 7वें घर में है।
राशि 10वीं है बट ये घर 7वां है। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो चंद्रमा यहाँ पर 7वें घर में है और मकर राशि में है। तो इस जातक की लग्न राशि है कर्क और जन्म राशि है मकर। तो जन्म राशि का क्या महत्व है? तो हमारे हिंदू धर्म में जो नामांकन संस्कार होता है वो जन्म राशि के आधार पर होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस जातक का जन्म जब हुआ उस समय चंद्रमा मकर राशि में थे 18.30 डिग्री पर और श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण से ट्रांजिट हो रहे थे। तो हमारे ज्योतिष के हिसाब से श्रवण नक्षत्र के लिए कुछ अक्षर प्री डिसाइडेड हैं। तो इस जातक का नाम उन्हीं में से किसी एक अक्षर से प्रारंभ होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राशियों का, ग्रहों का और हमारी जन्म कुंडली के 12 घरों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।